एआईएमआईएम के प्रवक्ता और नेता वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ में है। वारिस साहब, जिस तरह से नवनीत राणा का बयान आया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव के 3 फेस हो गए। थर्ड फेस में बीजेपी को पता आ गया कि अब तो 400 तो छोड़ो, 200 पार के भी वांदे हो गए। नवनीत राणा को पूरी तरह समझ में आ गया, उनको मालूम पड़ गया कि वो बिल्कुल अमरावती से इस बार बहुत बुरी तरह हार रही है और आनंदराज अंबेडकर जी अमरावती से जीत रहे हैं। हमारी पार्टी ने आनंदराज अंबेडकर जी का समर्थन किया था, वो बहुमत से जीत रहे। तो ये जो इनको घबराहट, फ्रस्ट्रेशन, दिल पे जो झटका पड़ा, उसका इफेक्ट इनके दिमाग पे हुआ। वो मानसिक संतुलन उनने खो दिया और इस तरह की अनाप शनाप बकवास करने के लिए पहुंच गई। 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड दे दो, हम सबको मार डालेंगे, ओबीसी ब्रदर का ये कर डालेंगे। क्या कर देंगे भैया 15 सेकंड के अंदर पुलिस हटा के? हम सबका नरसंहार कर देंगे, कत्लेआम कर देंगे, जेनोसाइड कर देंगे, गैस चैम्बर में डाल देंगे, मॉब लिंचिंग कर देंगे। क्या करेंगे बोलो? कहाँ है? हम लोग आ जाते। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ठीक है, हटा दो पुलिस, हम लोग को सबको बुला लो, एक साथ सबको मार डालो, खत्म कर दो ना हम लोगों को। अब इतना बड़ा बयान इन्होंने दे दिया। अगर सोचिए ये बयान वारिस पठान ने दिया होता तो अब तक मेरे ऊपर एफआईआर हो जाते, मुझे जेल में डाल देते। अब सवाल ये आता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर चुनाव लड़ा रहा है तो इस स्पीच का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? क्या ये हेट स्पीच नहीं है? ये सरासर थ्रेट है, ये सरासर कम्युनल डिसहार्मनी खराब करने वाली बात है, ये सरासर पोलराइज करने के लिए स्पीच दिया गया है। और ये पूरे के पूरा थ्रेट करोगे इस तरह और इलेक्शन कमिश्नर खामोशी के साथ बैठेगा चुपचाप? तो हम तो ये मांग करते चाहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर इस बयान का संज्ञान ले। ये प्रॉपर एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। इन पर एफआईआर किया जाए और इनको जेल में डाला जाए। ये उन्होंने और एक बात कही कि हैदराबाद का पाकिस्तान नहीं होने देंगे। देखिए, उनको पता है कि अब चुनाव का टाइम है, आपको तो मालूम है सचिन में, अब सब शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान, जीना, औरंगजेब। मोदी ने यही किया ना 2002 से। एक ही गारंटी दिया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों को गालियां बको, अपनी सियासती चमकाओ। अब नवनीत जी वहाँ गई है तो मैं चाहता था कि आप जाके पहले तेलंगाना में काम देखो, असद ओवैसी, अकबर ओवैसी का। ओवैसी ब्रदर्स ने जो हॉस्पिटल में काम किया है, एजुकेशन फील्ड में काम किया है, डेवलपमेंट में किया है इतने बरसों से, वो देखती तो शायद ये नवनीत राणा खुश टेस्ट से बोलती कि भाइयों बहनों बुजुर्गों, इस बगैर वोट वापस एमआईएम को आप डाल दीजिए। मगर उनके दिमाग में तो जहर भरा हुआ है ना, मुसलमानों के प्रति नफरत भरी हुई है। तो वो तो अपनी नफरत, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना जहर किस पे निकालेंगे? तो सॉफ्ट टारगेट ब्रदर, ओवैसी ब्रदर से। तो बस बोल दो हमको, कहाँ है, आ जाएंगे, नवनीत जी मार डालो, हम सबको एक साथ खत्म कर दो। लेकिन अब उनके इस बयान से, जिस तरह से वहाँ पे समीकरण है, मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है वहाँ पर, आपको लगता है कि उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आप ही को होगा? देखिए, मैं साफ कहूँगा आपके चैनल से, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है तेलंगाना में असद ओवैसी साहब की टक्कर में। ये सीट पर ओवैसी साहब मेजॉरिटी मार्जिन के साथ इंशाल्लाह जीतेंगे, हमको यकीन है। लोग पूरी तरह से दुआओं से, मोहब्बत से, वोटों से फिर से नवाजेंगे और असद ओवैसी साहब फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे, क्योंकि काम किया है साहब, काम किया है। चाहे कोविड काल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे एजुकेशन हो, हर फील्ड में ओवैसी ब्रदर्स का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। लोग बेवकूफ़ नहीं, काम देख देख के लोग वोट दे रहे हैं और इनको बौखलाहट हो गई है। इनको पता है कि बीजेपी तो खत्म हो गई पूरे देश में और बुरी तरह से हार जाएंगे वहाँ पर बीजेपी वाले। इस वजह से इस तरह की बयानबाजी करो, टारगेट करो, मुसलमानों को टारगेट करो, ओवैसी को। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता समझदार है, इस वक्त उनके कोई बहकावे के अंदर नहीं आएगी जनता। एक रिपोर्ट आई है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की, जिसमें हिंदुओं की आबादी घट रही है करीबन 7.5-8%, और मुस्लिमों की आबादी 43% से ज़्यादा बढ़ रही है। इस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। कैसे देखती है इस रिपोर्ट? कभी आया ये रिपोर्ट? अभी चुनाव के टाइम पे। पहले क्यों नहीं लाई ये रिपोर्ट? अरे डेटा तो ये भी बता रहा है कि मुसलमानों के अंदर औरतों का जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो गया है, कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। डेटा तो ये भी बता रहा है कि हाईएस्ट कॉन्डोम इस्तेमाल कर रहा है मुसलमान। तो कहाँ से ये आएगा? और इसी वक्त लाने की क्या जरूरत पड़ गई मोदी जी को? क्योंकि मोदी जी को एक रिपोर्ट और आई है ना, 3 चरण का जो चुनाव हो गया उसमें रिपोर्ट आ गया कि मोदी जी किस्सा कहानी खत्म, 150 के नीचे चले जाएगी बीजेपी इस मर्तबा। पब्लिक ने मूड बना लिया है और जो वोटिंग का पैटर्न लोगों ने देखा है, इस हिसाब से बीजेपी पूरी तरह फिनिश हो रही है, टाई टाई फिश टाटा बाय बाय हो चुका है। इस वजह से अब ये रिपोर्ट भी लाएंगे और सॉफ्ट टारगेट मुसलमान है, बस मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करे, ज़्यादा पैदा करे।
मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं। मैं पूछना चाहूँगा मोदी जी आपके कितने भाई बहन हैं, योगी जी के कितने भाई बहन हैं, सर संचालक के कितने भाई बहन हैं। अरे तो इसी तरह इसी वक्त लाके पोलराइज क्यों करना? ये पोलराइजेशन की टेक्निक है, क्योंकि विकास डेवलपमेंट का तो कुछ काम किया नहीं है। देश जनता सवाल पूछ रही है, सवाल का जवाब है नहीं। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, 15 लाख आने वाला था वो तो आया नहीं किसी के खाते में। तो अब मोदी जी को याद आ गया अडानी अंबानी। अरे अडानी अंबानी के बाद ब्लैक का पैसा है, मोदी जी रेड करिए, पकड़िए ना। भाषण देने से कुछ नहीं होगा, जुमलेबाजी खत्म हो गई अभी। अब ये मुसलमानों को गाली दो, घुसपैठिया बोलो, 6 बच्चे पैदा कर रहे हो, ये तमाम चीज़ें खोखली, झूठी, बेबुनियाद हो गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी एक नंबर का झूठा जुमला हो गया है। और जनता इस मर्तबा चुनाव में बराबर वोट डाल के सबक सिखाएगी। तो ये तो कांग्रेस सरकार थी इतने वर्षों से, लालू ममता जैसे जो लोग हैं उन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसाया, वोट बैंक की राजनीति की, ये भी कारण है, उन्हीं का ये सब करा। नहीं देखिए, जब बोलते कि इतने सारे लोग आ रहे, 10 साल से तो मोदी जी सरकार में है, बीजेपी सत्ता में है ना। अगर ये घुसपैठी आ रहे थे तो बीएसएफ क्या कर रही थी? मोदी जी का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? सो रहे थे क्या सबके सब? तो खुद की नाकामियों भी का ठेकरा भी डाल दो सबके ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, पूरी की पूरी बीजेपी रैटल्ड हो चुकी है, शैटर्ड हो चुकी है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। 3 चरण के चुनाव में ही इनको रिजल्ट पता चल गया है कि अब की बार 400 तो नहीं, अब की बार 150 पार भी नहीं होने वाले हैं लोग। वाली साहब, मुंबई की एक सीट है, उत्तर मध्य मुंबई, जहां पर आपका एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है और इस सीट पर कसाव और पाकिस्तान का मामला फिर से आ गया है। आप इसको कैसे देखते हो और आपके उम्मीदवार कितने चांसेस है वहां पर? क्या वो वोट काटेगा या फिर कोई जीतने की भी संभावना है दोनों की? देखिए, हम कभी भी जब इलेक्शन में लड़ते हैं तो वोट काटने नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़ते हैं हम। अब जो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट है, वहाँ पर आप देखिए तकरीबन 6 लाख के करीब माइनॉरिटी के वोट्स हैं, मुस्लिम्स क्रिश्चियन सब मिला के। ये जो महाविकास आघाड़ी, जो सेक्युलरिज्म के चैंपियंस अपने आप को बताते हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 सीटों में इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। इस सीट के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो 40 साल से कांग्रेस के साथ थे, उनके पूर्व मंत्री रहे आरिफ नसीम खान, उन्होंने कहा कि ये माइनॉरिटी की सीट है, यहाँ पे इतनी एडवोकेट को, एक सक्षम एडवोकेट रमज़ान चौधरी को वहाँ से खड़ा किया है, वो लोकल है। अच्छा, ये दो जो है बीजेपी वाले, इनको तो कोई लोकल में एक कैंडिडेट भी नहीं मिला, ये जलगांव से इंपोर्ट करके लेके आए कैंडिडेट को, निकम साहब को। अच्छा, दूसरी तो महाविकास आघाड़ी वालों को कोई कैंडिडेट पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं मिला, धारावी से लेके उनको आना पड़ा। और हमारा जो उम्मीदवार है लोकल है, ग्रास रूट लेवल का वर्कर है और उसकी अच्छी पकड़ है वहाँ पे, मजबूत है। और मुझे यकीन है कि इस मर्तबा माइनॉरिटी दिल खोल के वोट डालेगी और इनको सबक भी तो सिखाना चाहिए ना। देखो, आपको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए ये सेक्युलरिज्म के चैंपियंस को, तो आप एक टिकट नहीं दे सकते, एक नहीं। यानी आप चाहते नहीं हो कि महाराष्ट्र से कोई एक माइनॉरिटी का मुसलमान जाए पार्लियामेंट में और आवाज़ बने सबकी। अब रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, और तो किस तरह वोट लेना चाहोगे? और हम करने आ गए तो आप ये वोट लेके, नहीं साहब हम आए जीतने। और मुझे यकीन है कि इस मर्तबा मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में जो हमने 2019 में औरंगाबाद में करके दिखाया था, 4 टर्म के सिटिंग एमपी को सेना भाजपा के हरा दिया था, इस मर्तबा यहाँ की आवाम हमको वोट से नवाजेगी और यकीनन हमको यहाँ से अच्छी तादाद में जीत हासिल होगी। तो इसी भी आएंगे यहाँ पर? बिल्कुल, अभी देखते हैं, 13 तारीख तक तो साहब का वहाँ पे चुनाव चल रहा है हैदराबाद में। इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि मैं भी आऊँगा, सभाएं होगी और वातावरण आज भी बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है वहाँ पर, जीत रहे हैं हम वहाँ पर। देखो आप रिजल्ट क्या आएगा 4 जून को जब डब्बा खुलेगा।